1127 ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्रूसेडर नाइट को एक रहस्यमय लाल वस्तु के साथ दफनाया गया था। वर्तमान समय में एक नई भूमिगत ट्रांजिट प्रणाली के निर्माण के दौरान कई क्रूसेडर नाइट्स की कब्रों वाला एक भूमिगत कब्रिस्तान खोजा जाता है। कब्रिस्तान का एक हिस्सा तो पानी के अंदर भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वो नाइट्स हैं जो मिस्र पर हमला करने के बाद इंग्लैंड लौट रहे थे। डॉ हेनरी जेकल मौके पर पहुंचते हैं और ऑपरेशन की कमान संभालते हैं। यह खुलासा होता है कि यह पुरातात्विक खोज उस रहस्य को छुपाए हुए है जिसे वह लंबे समय से उजागर करना चाहता था। राजकुमारी अमोनेट का रहस्य। राजकुमारी अमोनेट प्राचीन मिस्र के फेरो की बेटी थी। वह सुंदर, बहादुर और निर्दयी थी। उसे अपने पिता से राज्य विरासत में मिलना था और उसे भगवान की तरह पूजा जाना था। लेकिन इससे पहले कि यह सब हो पाता, फेरो का एक बेटा हुआ जिससे उत्तराधिकार की रेखा बदल गई। अमोनेट ने खुद को धोखा महसूस किया और अपने परिवार से बदला लेने के लिए उसने मृत्यु की देवी सेठ के साथ एक समझौता किया। सेठ ने उसे अपने परिवार को मारने और बदला लेने की शक्ति दी और बदले में अमोनेट ने सेठ को एक मनुष्य के शरीर में दुनिया में लाने का वादा किया। साथ मिलकर वे दुनिया से बदला लेंगे। हालांकि अमोनेट के समझौते को पूरा करने से पहले ही मिस्र के पुजारियों ने उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा मम्मी बना दिया। पुजारियों ने उसे मिस्र से दूर आज के इराक में दफना दिया। वर्तमान समय में अमेरिकी सेना के सार्जेंट निक मॉर्टन और कॉर्पोरल क्रिस व्हील उस स्थान का पता लगाने निकलते हैं जहां अमोनेट को दफनाया गया है, क्योंकि डॉ हेनरी उन्हें इस काम के लिए पैसे दे रहे हैं। यह काम पूरी तरह से गुप्त है और यह जगह विद्रोही सैनिकों से भरी हुई है, जिससे क्रिस हिचकिचाता है, लेकिन निक उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। दोनों भारी गोलाबारी में फंस जाते हैं और उनके पास विद्रोहियों को भगाने के लिए एयर स्ट्राइक बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। एयर स्ट्राइक से अमोनेट की कब्र का पता चलता है और निक लगभग उसमें गिर ही जाता है। निक और क्रिस के सीनियर कर्नल ग्रीनवे एयर स्ट्राइक की जगह पर पहुंचते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि निक और क्रिस अपनी सेना की सुविधाओं का इस्तेमाल करके निजी काम कर रहे हैं और प्राचीन वस्तुओं को चुराकर काले बाजार में बेच रहे हैं। दोनों इस आरोप से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि विद्रोही कुछ ग्रामीणों को धमका रहे हैं। तभी सेना की पुरातत्वविद जेनी हेल्सी वहां पहुंचती है और निक को थप्पड़ मारती है। वह कहती है कि वह कुछ रात पहले बगदाद में निक के साथ थी और निक ने उससे एक नक्शा चुरा लिया था। वह जमीन में बने छेद को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कब्र मिस्र की लगती है, जो कि इस इलाके में असंभव है क्योंकि वे फारस की जमीन पर हैं। वह ग्रीनवे को बताती है कि यह उसका काम है कि वह कीमती कलाकृतियों को सुरक्षित करे जो अरबों की हो सकती हैं, इसलिए वह इस छेद में जाएगी। ग्रीनवे निक और क्रिस को उसके साथ जाने का आदेश देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे यहाँ 2 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। निक, क्रिस और जेनी कब्र के अंदर जाते हैं। निक देखता है कि चैम्बर की छत से पारा गिर रहा है। जेनी बताती है कि मिस्र वासियों का मानना था कि यह बुरी आत्माओं को दूर रखता है। वे पारे की एक नहर प्रणाली का अनुसरण करते हैं और एक दूसरे चैम्बर में पहुंचते हैं जहां जेनी कुछ नोट्स लेती है, जबकि क्रिस चुपके से कंकालों से गहने चुराता है। जेनी देखती है कि रखवाली करने वाली मूर्तियां पारे के तालाब की ओर मुंह किए हुए हैं, उससे दूर नहीं, और किसी के अगले जीवन में जाने में मदद करने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। वह निष्कर्ष निकालती है कि यह एक कब्र नहीं बल्कि एक जेल है। वह कहती है कि पारे के तालाब में जंजीरें किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि किसी को नीचे रखने के लिए हैं। तभी ग्रीनवे रेडियो पर तीनों को बताता है कि उन्हें बाहर निकलना होगा क्योंकि कुछ विद्रोही इस ओर आ रहे हैं। जेनी कहती है कि वह पारे में क्या है यह देखे बिना नहीं जाएगी। क्रिस और जेनी इस बारे में बहस करते हैं, लेकिन निक उस पुली सिस्टम को समझ लेता है जो वस्तु को नीचे पकड़े हुए है। उसे गोली मारता है और एक ताबूत बाहर आ जाता है। अचानक गुफा के हर कोने से मकड़ियां निकलने लगती हैं और उनमें से एक क्रिस को काट लेती है, जो गुस्से में आकर उन पर गोली चलाने लगता है। निक उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि ये मकड़ियां जहरीली नहीं हैं। फिर निक ताबूत को देखता है और अचानक उसे एक दृष्टि आती है जिसमें अमोनेट उससे मिलने आती है। वह उसे बताती है कि वही है जिसने उसे आजाद किया है, इसलिए वह उसका चुना हुआ है। निक को जेनी वापस हकीकत में ले आती है, जो उसे बताती है कि उन्हें यह ताबूत अपने साथ ले जाना होगा। निक हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वह यह संदेश ग्रीनवे को देता है, जो इसके लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाता है।
जैसे ही ताबूत को हवा में उठाया जाता है, निक देखता है कि कौवे उसके चारों ओर घूम रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद निक, क्रिस, जेनी और ग्रीनवे एक हवाई पट्टी पर पहुंचते हैं जहां एक रेत का तूफान उठ रहा है। वे ताबूत को एक विमान पर लादते हैं और खुद भी उस पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। क्रिस की हालत बिगड़ रही है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। विमान पर निक जेनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हो सकता है कि उसने उससे नक्शा चुराया हो, लेकिन उसकी भावनाएं असली हैं। जेनी उसकी बात नहीं मानती क्योंकि निक बेरहमी से पुरातात्विक कलाकृतियों को चुराता और बेचता है और उसे यह एहसास नहीं है कि ऐसी चीजें उसके जीवन का काम है। जेनी ताबूत पर लिखे शिलालेखों को पढ़ती है जो अमोनेट की कहानी बताते हैं, और जब वह उन्हें पढ़ती है तो निक को एक दृष्टि आती है जिसमें वह कहानी देखता है, लेकिन कहानी में वह आदमी है जिसे अमोनेट सेट को दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद क्रिस अचानक उठता है और बेसुध होकर ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। ग्रीनवे उसे रोकता है, लेकिन क्रिस उसे छुरा घोंप देता है। फिर वह निक और दूसरों को छुरा घोंपने की कोशिश करता है और निक के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तभी हजारों कौवे अचानक आ जाते हैं और सीधे विमान से टकराते हैं, जिससे उसके शीशे टूट जाते हैं और इंजन नष्ट हो जाते हैं। विमान इंग्लैंड के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त होने लगता है और इस अफरा तफरी के दौरान निक जेनी को एक पैराशूट पहनाने और उसे सुरक्षित बाहर धकेलने में कामयाब हो जाता है। वह विमान में मौजूद अन्य सभी सैनिकों के साथ मर जाता है। इसके बाद आघातग्रस्त जेनी से विमान दुर्घटना के सभी पीड़ितों की लाशों की पहचान करने के लिए कहा जाता है। इसी बीच मुर्दाघर में निक चमत्कारिक रूप से एक बॉडी बैग के अंदर जिंदा हो उठता है। वह हैरान होता है कि क्या हो रहा है। वह मुड़ता है और क्रिस को भी वहां खड़े देखता है। वह क्रिस से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्रिस कहता है कि वह पहले से ही जानता है। जेनी डॉक्टरों के साथ वहां पहुंचती है और निक को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। यह भी पता चलता है कि केवल निक ही क्रिस को देख सकता है। 2 अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उनमें से एक ताबूत को देखकर उत्सुक हो जाता है। वह उसे खोलता है और अमोनेट की मम्मी को देखता है। वह अपने साथी को बुलाता है, लेकिन तभी मम्मी जिंदा हो उठती है और उस पर हमला करती है। वह उसकी जान सोख लेती है और जैसे ही वह ऐसा करती है, उसका अपना शारीरिक रूप बेहतर हो जाता है। वह दूसरे अधिकारी के साथ भी ऐसा ही करती है और ये पता चलता है कि एक बार जब वह किसी इंसान की जान सोख लेती है तो उसका शरीर उसके आदेशों का गुलाम बन जाता है। निक और जेनी एक बार में पहुंचते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि निक विमान दुर्घटना से कैसे बच सकता है, लेकिन कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। जेनी एक सिद्धांत सामने रखती है। वह बताती है कि एक मिस्र की राजकुमारी को जानबूझकर इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया था और उसे लगता है कि अमोनेट वही राजकुमारी थी। वह बताती है कि अमोनेट ने सेठ को दुनिया में लाने के लिए एक खास खंजर का इस्तेमाल किया था, जिसकी मूठ पर एक जवाहरात लगा था। सेठ का खंजर। पुरातत्वविदों का मानना है कि जवाहरात को खंजर से अलग कर दिया गया था और बाद में क्रूसेडरों ने उसे चुरा लिया था, जिन्होंने उसे अपने एक नाइट के साथ दफना दिया था। उसे पता है कि हाल ही में कुछ नई क्रूसेडर कब्रें खोजी गई हैं और उसे लगता है कि जवाहरात वहां मिलेगा। वह निष्कर्ष निकालती है कि हो सकता है कि उन्होंने अनजाने में एक बड़ी ताकत को जगा दिया हो, जिससे देवता बहुत नाराज हो गए हों। जब जेनी यह सब समझा रही होती है तो निक को हर जगह क्रिस दिखाई देता है। वह बाथरूम में जाता है और आईने में क्रिस को देखता है। निक को लगता है कि वह पागल हो रहा है, लेकिन क्रिस कहता है कि वे दोनों अमोनेट के श्राप से ग्रस्त हैं और जब तक निक वह नहीं करता जो उसने उसके लिए योजनाबद्ध किया है, चीजें उन दोनों के लिए और बुरी हो जाएंगी। इसी बीच जेनी हेनरी को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हो रहा है। हेनरी उसे निक को अपने पास लाने के लिए कहता है और उसे ज्यादा कुछ बताने के लिए मना करता है। निक एक गली में निकलता है और अमोनेट वहां आ जाती है। हजारों चूहे उसका पीछा करते हैं और निक पर हमला करते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि यह निक की एक दृष्टि है और वह वास्तव में एक व्यस्त सड़क के बीच में है। जेनी उसे एक आने वाली कार से बचाती है और वह उसे बताता है कि उसका सिद्धांत सही है। उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया है। वह उसे अपनी दृष्टियों के बारे में बताता है और वह उसे बताती है कि शायद उसे पारे का विषाक्तता हो गया है। वह समझ नहीं पाता कि जेनी अब तथ्यात्मक क्यों हो रही है, जबकि 1 मिनट पहले वह देवताओं की बात कर रही थी। वह कहता है कि उसे ताबूत को देखने की जरूरत है, क्योंकि जब वह अमोनेट की कंकाल को देखेगा तो वह खुद को समझा सकेगा कि यह सब
उसके दिमाग में है। इसी बीच अमोनेट कई अन्य लोगों की जान सोख चुकी है और अपने शारीरिक रूप को काफी हद तक वापस पा चुकी है। जेनी और निक दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जेनी उस जगह की ओर बढ़ती है जहां ताबूत है, लेकिन निक एक पास के चर्च की ओर खींचा चला जाता है। उसे अमोनेट की एक दृष्टि आती है और जब वह वास्तविकता में लौटता है तो खुद को चर्च के अंदर पाता है। अमोनेट के गुलाम उसे पकड़ लेते हैं और वह सेठ को दुनिया में लाने की रस्म करने आती है। वह एक मूर्ति तोड़ती है और सेठ का खंजर प्रकट करती है, लेकिन जैसे ही वह निक को छुरा घोंपने वाली होती है उसे पता चलता है कि जवाहरात मूठ पर नहीं है। वह नाराज हो जाती है। जेनी चर्च में आ जाती है और अमोनेट उसका पीछा करती है। निक मम्मियों से लड़ता है, जेनी को बचाता है और दोनों भाग निकलते हैं। जैसे ही वे दूर जा रहे होते हैं, जेनी यह सिद्धांत देती है कि अमोनेट निक के दिमाग में है, क्योंकि वह हर बार उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वह होती है। निक इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह बिना जाने ही फिर से चर्च के पास पहुंच गया है, जो साबित करता है कि अमोनेट वास्तव में उसके दिमाग में है। निक और जेनी फिर से दूर जाते हैं, लेकिन अमोनेट की मम्मियां उनका पीछा करती हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अमोनेट आती है और निक को काबू कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह जेनी को मारने वाली होती है, विशेष हथियारों से लैस लोगों का एक समूह आता है और उसे बचा लेता है। वे लोग निक को बेहोश कर देते हैं। अगले ही पल निक एक अज्ञात जगह पर जागता है, जहां वह डॉ हेनरी जैकल से मिलता है। ये पता चलता है कि वह प्रोडिजियम का प्रमुख है, एक गुप्त समाज जो बुरी अलौकिक शक्तियों को खत्म करने के लिए समर्पित है। डॉ हेनरी खुद एक बुरी स्थिति से ग्रस्त हैं, जिसे वह नियमित रूप से एक खास सीरम से ठीक करते हैं। यह भी पता चलता है कि जेनी पूरे समय प्रोडिजियम के लिए काम कर रही थी। हेनरी निक को दिखाता है कि उन्होंने अमोनेट को पकड़ लिया है और उसकी नसों में तरल पारा भरने की तैयारी कर रहे हैं। पारा जम जाएगा और उसे मार देगा। अमोनेट निक से बात करती है और उसे बताती है कि जब सेठ उस पर काबू करेगा तो वह अमर हो जाएगा और जीवन मृत्यु पर शक्ति पालेगा। वह उसकी रानी बनेगी और वे दुनिया पर राज्य करेंगे। निक उसके जादू में फंस जाता है। तरल पारा उसे जलाने लगता है और निक हेनरी से इसे रोकने की भीख मांगता है, जिसे हेनरी बहुत दिलचस्प लगता है। इसके बाद हेनरी के लोगों को खंजर का जवाहरात मिल जाता है। इसी बीच अमोनेट जेनी को बताती है कि खंजर, जवाहरात और निक, उसका चुना हुआ, सभी इस सुविधा में है और उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि ऐसा क्यों है। जेनी को एहसास होता है कि हेनरी चाहता है कि सेठ निक पर काबू करे ताकि वह मनुष्य के रूप में हो और वे उसे मार सके। वह हेनरी का सामना करती है और वह तर्क देता है कि निक वैसे भी मर चुका है क्योंकि वह शापित है। निक गुस्से में आ जाता है और हेनरी का सीरम छीन लेता है, जब तक कि वह एक अलग योजना के लिए सहमत नहीं हो जाता। लेकिन इससे वह अपने बुरे रूप मिस्टर हाइड में बदल जाता है। जेनी और एक गार्ड भाग निकलते हैं क्योंकि कमरा उस राक्षस को रोकने के लिए सील होने लगता है, लेकिन निक अंदर फंस जाता है। इसी बीच अमोनेट एक तकनीशियन पर काबू कर लेती है और उसका इस्तेमाल करके आजाद हो जाती है। कुछ संघर्ष के बाद निक मिस्टर हाइड से लड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे सीरम का इंजेक्शन लगा देता है। गुस्से में आकर वह डॉ जैकल को बेहोश कर देता है। जेनी आती है और कहती है कि उन्हें क्रूसेडर नाइट्स की कब्र पर जाना होगा और जवाहरात को नष्ट करना होगा। जवाहरात के नष्ट होते ही रस्म पूरी नहीं हो पाएगी और श्राप खत्म हो जाएगा। दोनों कब्र की ओर जा रहे होते हैं कि अमोनेट अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके लंदन में एक भयानक रेत का तूफान खड़ा कर देती है। निक और जेनी अलग हो जाते हैं और क्रिस प्रकट होता है। निक से कहता है कि वह उसका पीछा करे क्योंकि उसे पता है कि पत्थर कहाँ है। ये पता चलता है कि क्रिस झूठ बोल रहा था और वह सिर्फ निक और जेनी को अमोनेट के पास ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अमोनेट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्रूसेडर नाइट्स के शवों को अपना गुलाम बना लेती है, जो जवाहरात को लंदन की भूमिगत रेल प्रणाली में उसके पास पहुंचाने में मदद करते हैं। अमोनेट की मम्मियां जेनी पर हमला करती हैं, लेकिन निक समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। हालांकि एक मम्मी उन्हें दीवार में धकेल देती है, जिससे वे कब्रिस्तान के पानी के अंदर वाले हिस्से में चले जाते हैं। निक जेनी को फिर से मम्मी से बचाता है, लेकिन तभी अमोनेट उनके पीछे आ जाती है और जेनी को पानी में खींच लेती है। निक उनका पीछा करता है, लेकिन वह लंबे समय तक सांस नहीं रोक पाता। वह सतह पर वापस आता है और फिर नीचे जाता है तो जेनी का शव दूर लटका हुआ दिखाई देता है। वह उस तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन और क्रूसेडर मम्मियां उसे रोकने आ जाती हैं। वह उनसे तैरकर बच निकलता है और जेनी के शव को सतह पर ले आता है,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह पहले ही मर चुकी होती है। अमुनेट प्रकट होती है और उसे सांत्वना देती है। वह उससे कहती है कि वह जेनी को भूल जाए और उसके प्यार को स्वीकार कर ले। लेकिन जब वह उसे देखता रहता है तो वह नाराज हो जाती है। वह उसे इसके लिए सजा देती है, लेकिन इस हाथापाई के दौरान वह उससे खंजर चुरा लेता है। वह पत्थर को नष्ट करने वाला होता है, लेकिन अमुनेट उसे याद दिलाती है कि अगर वह सेठ को अपने ऊपर काबू करने देगा तो उसे जीवन और मृत्यु पर शक्ति मिल जाएगी। निक को एहसास होता है कि जेनी को बचाने का यही एकमात्र मौका है और वह खुद को छुरा घोंप देता है। सेठ निक के शरीर पर काबू कर लेता है और अमुनेट से अपने प्यार का इजहार करता है। निक के पास कोई चारा नहीं होता, लेकिन जेनी के शव को देखकर वह फिर से खुद पर काबू पा लेता है। निक सेठ की शक्ति का इस्तेमाल करके अमुनेट की जान सोख लेता है और उसी जान को जेनी में वापस डाल देता है। जेनी जिंदा हो उठती है और तुरंत निक को ढूंढने लगती है। वह उसे एक छाया में छिपा हुआ पाती है और उसके पास जाती है, लेकिन वह उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह अब क्या है और वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और काश उनके पास और समय होता। और हेनरी और उसके लोगों के आने से पहले ही वहां से चला जाता है। हेनरी और जेनी चर्चा करते हैं कि निक कहाँ हो सकता है और हेनरी कहता है कि वह अब एक राक्षस है, लेकिन उसका इंसानी हिस्सा दुनिया भर में अपना इलाज ढूंढता फिरेगा। मिस्र में निक पिरामिडों की ओर रेगिस्तान से गुजरने की तैयारी कर रहा होता है और क्रिस, जिसे वह वापस जिंदा कर चुका होता है, उसके साथ होता है। दोनों रेगिस्तान से गुजरते हैं और निक की शक्ति के कारण एक भयानक रेत का तूफान उनका पीछा करता है। उसके इलाज की तलाश का सफर शुरू हो चुका होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे सभी नए वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और मजेदार कंटेंट से जुड़े रहेंगे।